या तो बोल दो कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। सबसे पहली बात कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि मैप पर, जैसे मेरे भाई देखो मैप पे क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट, ये सारी। अरे क्या तो मेरे भाई आज का हमारा टॉपिक बहुत ही लाजवाब शानदार है, नाम है ग्लोब। फिगर में आपको दिख रहा होगा, बड़ी मैंने मेहनत से बनाया फिगर, और कुछ नाम भी पहले से लिख रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो ग्लोब से जुड़े हुए सवाल आपके पूरी जिंदगी में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अक्षांश हो, देशांतर हो, भारत कितना डिग्री पर है, कितना डिग्री के बीच में है, ठीक है, कितना डिग्री देशांतर पर है, कितना डिग्री अक्षांश पर है, भारत का विस्तार कितना है, ठीक है। साथ ही साथ किसी देश का समय इतने घंटे आगे इतने घंटे पीछे कैसे होता है, ठीक है। दुनिया का बीच का भाग कौन सा है, ऐसे जुड़ी हुई हम सारे सवाल सारे टॉपिक आज क्लियर करेंगे। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, एक मात्र वीडियो जो आपके सारे कंसेप्ट को खत्म कर देगी, आपको सिखा देगी, ठीक है। तो प्लीज बी हियर टिल लास्ट विथ मी एंड आई विल फिनिश इट ऑल विथ यू। शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक मेरे भाई। यह एक नमूना है पृथ्वी का, ठीक है, कॉपी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का नमूना बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? पृथ्वी एक बहुत बड़ा भूखंड है, इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे पर्वत, चट्टान, नदी, समुद्र, झरने, वटेवर सब कुछ फैले हुए हैं। कौन सा झरना किस देश में है, कौन सा महासागर किस देश में है, और कौन सा देश कौन से देश के दाएं हैं बाएं हैं, ये सारी समस्याएं जो हैं को निपटाने के लिए, ये सारे सवाल का आंसर देने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, या आप कह सकते हो कि कुछ समझदार लोगों ने एक पृथ्वी का नमूना बनाया, और उस नमूने पर ही अलग अलग देशों का विस्तार और उनको इंगित किया गया है, ठीक है। आसानी से समझने के लिए अगर आप एक ग्लोब पर सारे देशों का नाम लिख देंगे तो आपको देखने में आसानी होगा कि कौन सा देश किस देश के राइट में है, किस देश के लेफ्ट में है, या फिर कोई पर्वत, पहाड़, नदी, झरना ग्लोब में किधर है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, ये समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसलिए बनाया गया था ग्लोब, जो कि एक पृथ्वी का क्या है, नमूना है। इसको हम मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मेरे भाई पृथ्वी की संरचना जो होता है ये खुद गोलाकार वृत्ताकार नहीं है, ऐसे लोग यूज में बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी का जो रियल शेप है उसको हम बोलते हैं भू आब, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोइड, ठीक है, GEOID, जियोइड। ये शेप हो गया पृथ्वी का, ठीक है। हालांकि अब ये ग्लोब है, तो ग्लोब क्यों बनाना पड़ा ये बात क्लियर है। अब इसमें आगे चलते हैं भाई। देखो ये जो ग्लोब है इसमें दो टाइप की रेखाएं होती हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये एक सर्कल है, इसमें दो लाइन्स, दो टाइप की लाइन्स हैं, एक ऐसे ऐसे जा रही है। डायरेक्शन क्या है, या तो बोल दो कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। सबसे पहली बात कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि मैप पर, जैसे मेरे भाई देखो मैप पे क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट। ये सारी चीजें माइंड में सेट कर लो तब ये समझ में आएगा। ऑलरेडी मैंने इस पे नॉर्थ और साउथ लिख रखा, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट, ठीक, ऐसे समझेंगे। अगर कोई देश इस ग्लोब पर इधर आता है तो बोलेंगे कि वह पूर्वी देश है, कोई देश इधर आएगा तो उसको बोलते हैं पश्चिमी देश। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट जो है एशिया इधर आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यह पूर्वी महादेश है, ठीक, हम लोग पूर्व में आते हैं, और बाकी जो होते हैं पश्चिम में आते हैं, ठीक। तो हमको समझना ही है आज कि जो रेखाएं जा रही हैं तो एक ऐसे जा रही है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, दूसरी ऐसे आती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ आ रही है या फिर पूरब से पश्चिम जा रहा है। दो टाइप की रेखाएं दिख रही है आपको, तो यही दो टाइप की रेखाएं इसमें भी हैं, और ये क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेट बनता है। ज्यामिति में आप कोऑर्डिनेट पढ़े हो, चलो कोई बात नहीं, ये सब नहीं आएगा तो भी आपको आएगा, ठीक। तो दो रेखाएं दो टाइप की इसमें आ गई ग्लोब में, ठीक है। एक का नाम है अक्षांश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, अक्षांश। पहले अक्षांश समझते हैं, फिर दूसरा का समझेंगे हम लोग देशांतर। मेरे भाई जो रेखाएं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये सारी रेखाओं का दिशा किधर दिख रहा है आपको, या तो पश्चिम से पूरब बोलो या पूरब से पश्चिम बोलो, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इसको लेटीट्यूड्स। क्लियर है। इसमें से कुछ और पॉइंट है, मैं क्या बोला मैंने कि सारे टॉपिक, इस टॉपिक के सारे सवाल, वो सारे फैक्ट्स पॉइंट्स मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा, तो आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है मेरे साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जितनी भी रेखाएं जा रही हैं उन सबको हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ऐसी कितनी रेखाएं हैं मानचित्र पर, ग्लोब पर, ठीक। तो ऐसे कुल रेखाओं की संख्या क्या है, 180 है,
या 181 भी है या 179 भी है, तो मास्टर फंसा रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, समझो। ये जो आपको दिख रहा है सब अक्षांश रेखा है, तो जितना ही हम यहाँ पास में आएंगे, साउथ पोल के पास में आएंगे, तो इसका आकार छोटा होता जाएगा और अंतिम वाली जो रेखा होगी यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट के बराबर हो जाएगा। वही काम यहाँ भी हो जाएगा, पॉइंट के बराबर हो जाएगा, इतना छोटा और छोटा। तो अंतिम के जो दो लाइन्स थे, जो लाइन है, रेखाएं हैं, तो खुद एक बिंदु बन जाते हैं। उस अवस्था में हम उन दोनों को अगर छोड़ दें तब 179 हो जाता है, और उन दोनों को जोड़ लें तो 181 हो जाता है। अब 180 कैसे हो गया, ये समझना है। तो मेरे भाई, अगर ये जो आपको बीच का लाइन दिख रहा है, जिसका नाम लिखा गया है विषुवत रेखा, ये बीच वाली लाइन, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा वह रेखा है जो ग्लोब को दो अर्ध भाग में, दो गोलार्धों में बांट देता है, ठीक है। तो अगर हम इस बांटने वाली रेखा को छोड़ देते हैं तब हो जाता है 180। ऐसा क्यों होता है कि इस बीच वाली से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और बीच वाली के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 ऊपर भी 90 नीचे भी, 90 + 90 = 180, ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बीच वाली को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, तब हो जाता है 181, ठीक। इसको छोड़ देंगे तो 180, और अगर इन दोनों को छोड़ देंगे तब 179। उम्मीद है आप समझ गए अक्षांश के बारे में। कैसे? ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 180, ठीक। अगर कहीं आप इस क्वेश्चन को फेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों आपके सामने आ जाए, कोई एक ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आप अक्षांश समझ गए, ठीक। पर मैंने कहा कि एक ऐसी रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। और मेरे भाई, ये बीच वाली लाइन को 1 मिनट में कलर मार कर लाता हूँ, ठीक है। कि कहियो अरे बेटा, ये जो बीच का लाइन है मेरे भाई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? यही जो है इसको दो अर्ध में बांट रहा है, ठीक है। अगर मैं इन सारे लाइंस को मिटा दूं तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये गोला दो भागों में बट गया। यहाँ से ऊपर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ये क्या मिक्स हो गया, ठीक। जबकि यहाँ से नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। मेरे भाई, जो बीच की रेखा है, हालांकि ये एक अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है ना। देखो, बीच वाली रेखा की जितना आप ऊपर जाओगे, नॉर्थ पोल की ओर जाओगे, उतनी अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाएगी और एक समय एकदम बिंदु हो जाएगा। वैसे ही अगर इसके आप नीचे आ रहे हो तो जितनी अक्षांश रेखाएं बन रही है, सबका साइज घटते जाएगा। और अगर आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हो, बीच वाले लाइन के पास जा रहे हो, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। एक एक शब्द इस वीडियो का बिल्कुल लाजवाब है और आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यह 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। विषुवत रेखा के साथ साथ इसका और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, या फिर एक और नाम है भूमध्य रेखा। ये 3 पॉइंट याद कर लो। वह रेखा जो ग्लोब को दो गोलार्धों में बांटती है, वो भी कौन कौन सा गोलार्ध? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उसको हम बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा जा रही है ना, लल्ला, उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, ठीक है। इनकी संख्या टोटल अक्षांशों की 181 बोलो, 180 बोलो, 179 बोलो, कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हो। अब क्या कहते हैं कि मेरे भाई, मैंने ऑलरेडी इस पे क्या किया कि भारत का नक्शा बना रखा है आपके समझने लायक, ठीक है। और मुझे इसे अच्छा बनाने भी नहीं आता, हकीकत तो ये है। ये नक्शा है भारत का। तो आपको दिख रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? आंख है तभी तो वीडियो देख रहे हो तो दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। मैंने आपको क्या दिखाया है कि हमारे देश से होकर के एक अक्षांश रेखा जा रही है। अक्षांश मैंने आपको याद दिला दिया है कि जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम अक्षांश होता है। तो जा रहा है क्या है? अक्षांश ही तो है दोस्तों। ये जो अक्षांश है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, तब ये हमसे रेखा टच करती है हमको, मतलब हमारे देश को। और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जो अक्षांश रेखा है, क्योंकि सब अक्षांश अभी तक, उसका नाम है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि अब 7 ही ऐसा बताया जा रहा है ना, 8 राज्यों के से होकर गुजरता है। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रिक भी शायद याद कराया होगा कंपटीशन वालों ने। कौन सा ट्रिक था? मित्र पर गमछा जार, ठीक।
ठीक वैसे ही अगर आप भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की ओर जाते हो, भूमध्य रेखा से या इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर आप नीचे की ओर जाते हो तो आपको मिलता है कौन सा? मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है मेरे भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना? अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा ना। तो उम्मीद है आप दोनों समझ गए। अगर हम विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएं तो हमें एक और अक्षांश रेखा मिलती है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। वैसे ही भूमध्य रेखा से अगर हम 66.5 डिग्री नीचे की ओर आए तो उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ मेरे भाई। देखो ये ग्लोब है, ग्लोब है, बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा कर्क रेखा है जो भारत से होकर के जाती है। इसमें 8 राज्य टच होते हैं, ठीक। उसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री पे तो क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। साथ ही अगर हम भूमध्य रेखा के 23-23.5 डिग्री नीचे जाएं तो हमको मिलता है कौन सा रेखा? मकर रेखा। सॉरी, अगर वैसे ही हम अगर भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री नीचे जाएं तो हमको मिलता है कौन सा रेखा? हमको मिलता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इन 4-5 रेखाओं के बारे में आपको जानना था, मैंने वो सारा बता दिया। अब हमको इसमें क्या सीखना है भाई? सीखना ये है कि ये तो सब हो गया अक्षांश। अक्षांश क्लियर है। अब हम समझते हैं देशांतर। देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर रेखा तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, रियल में नहीं है। समझने के लिए कल्पना करके रेखा खींचा गया है। तो सारी रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। देखिए वे रेखाएं या वे काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन, जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण हो या उत्तर से दक्षिण हो या दक्षिण से उत्तर हो, ठीक। इनकी संख्या जो है टोटल होता है 360। ये क्वेश्चन छपते सीधे एग्जाम में, ठीक है। अक्षांशों की संख्या 180 जबकि दशांशों की संख्या 360, ठीक है। तो मेरे भाई अक्षांश का जो बिल्कुल बीच वाला अक्षांश था वो ये था, इसके ऊपर 90 था, इसके नीचे 90 था। इनका दिशा पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम था। लेकिन अब हम लोग समझने वाले देशांतर। अरे डरवा की सुन कहीं जाने न जाए तो है टॉपिक के। मेरे भाई मैंने आपको बताया था ये कि देशांतर रेखाएं वो हैं जो उत्तर से दक्षिण की आती है। जैसे हम पहली रेखा लेकर आते हैं, देखो यहां से, ठीक। एक और लेकर आते हैं ऐसे। ये सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये सारी रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं, ठीक। अब जो भारत है लल्ला, जो भारत है देखो उसको भी कोई देशांतर टच कर रहा है। हालांकि ये सारी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं पर ये हल्का सा गोलाकार है तो ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। सारी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं। जो रेखाएं आई हैं मेरे भाई उत्तर से पश्चिम, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, सब क्या है? सब है देशांतर रेखा, ठीक। अक्षांश क्लियर था। अब हम लोग समझेंगे देशांतर। देखिए ऐसे देशांतर रेखाएं भारत को टच करती हुई आ रही है ना। तो भारत का शुरुआत हो रहा है यहां से और लास्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। अगर हम ऐसे नापेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखो तो जो ऐसे लाइन गई थी वो सब अक्षांश था। तो जो अक्षांश रेखा भारत को नीचे यहाँ टच कर रहा होगा इसे जाते हुए और जो यहाँ टच कर रहा होगा, इसके बीच का जितना अक्षांश सब आ रहा है वो हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। तो वो कितना याद कर लीजिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का है अक्षांशीय विस्तार। जबकि जो देशांतर आ रही है तो एक ये एरिया हो गया और एक ये एरिया, इसके बीच में है भारत, तो वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यह है देशांतरीय विस्तार। यह अक्षांश का विस्तार है मेरे भाई और यह है देशांतर का। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको सारे फैक्ट्स सिखा दूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हो गया, देशांतरीय विस्तार ये हो गया, ठीक। तो यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक लास्ट हो रहा है, ठीक। किसी भी देश में समय क्या हो रहा होगा इसको तय करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कोई देश कितनी डिग्री देशांतर पर है। तो ये तो विस्तार हो गया यहाँ से यहाँ तक। पर जो हम मानक समय निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम, तो उस देश के बीचों बीच जो देशांतर निकलती है वहां से तय होता है। तो इसका जो बीचों बीच देशांतर होता है वह होता है 82.5 डिग्री पर।
ठीक है। 82.5 डिग्री पर हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो क्या आप देशांतर समझ गए कि वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जाए। इनकी कुल संख्या 360 है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री, यहाँ देखो लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का मतलब इसका विस्तार है। जबकि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये सारे फैक्ट्स हैं, सारे क्वेश्चन सरकारी में से छप छप के आते हैं, ठीक है। अब क्या बताना है आपको, अक्षांश देशांतर समझ गए। कुछ और फैक्ट्स में बता दे रहा हूँ। हमारी जो धरती घूमती है जब, ठीक है, तो घूमते वक्त इसका जो रोटेशन चलता है यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर क्या करती है, परिक्रमा कर लेती है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन टाइम ना। देखो, तो अगर धरती 24 घंटे में पूरा घूम रही है मतलब 1 सर्किल कंप्लीट कर रही है तो 360 डिग्री। अगर हम 1 घंटे में निकालें तो 360 बटे में 24 कर देंगे तो कटाएंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। मेरे भाई 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में अगर धरती 15 डिग्री पार कर रही है यानी कि 60 मिनट में कितना पार कर रही है, 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री निकाला जाए कि 1 डिग्री में कितना मिनट समय लेती है धरती, 1 डिग्री मूव करने के लिए धरती कितना समय ले रही है, तो भाग कर दो 60 में 15 से, तो 15 चौका 60 यानी कि शनिचर 1 डिग्री पार करने में धरती ले रही कितना समय, 4 मिनट, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके हम यह पता लगाते हैं कि कोई भी देश धरती के किस छोर पर है, ठीक है, किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीजें समझा रखे हैं। तो ये था अच्छा ग्लोब का पार्ट 1 वीडियो। ग्लोब का पार्ट 2 वीडियो हम लाएंगे, इसमें आपको ये सिखाएंगे कि किसी देश का समय किसी देश से कितना आगे कितना पीछे कैसे चलता है। GMT, ग्रीनविच, ठीक है, मेरिडियन क्या बोलते हैं, मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, सब कुछ यह होगा पार्ट 2 में। क्योंकि मेरे भाई मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं है कि वीडियो 1 घंटे का बना पाऊँ, ठीक है, मोबाइल फट जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो बनाना सफल, अन्यथा लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं है। बाय। भाई तो होगा।